नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव में तमाशे ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को कैसे भी जीतना चाहती है। वैसे तो महागठबंधन में जिस तरह से दरार नजर आई, बीजेपी की राह थोड़ी आसान होती नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी कहीं से कोई भी आप ये समझ लीजिए कि चांस लेने को तैयार नहीं है। हालत यह है कि प्रत्याशियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लालू यादव के खिलाफ केस खोल दिया गया है और प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि उनके 3 उम्मीदवारों को जबरदस्ती बिठाया गया है। मतलब कैसे भी गठबंधन के उम्मीदवारों को या फिर प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों को कमजोर करने के लिए अमित शाह जी और नीतीश कुमार की सरकार भले वहां पे है, लेकिन चला तो उसको भी अमित शाह जी ही रहे हैं। तो बिहार सरकार कहिए, अमित शाह कहिए, कोई खास असर नहीं पड़ता। आप देखिए गिरफ्तारियां कैसे शुरू होती हैं, कैसे केवल विपक्ष के उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक एक घटना मैं आपको बताता हूं। सासाराम में आरजेडी के उम्मीदवार हैं सत्येंद्र शाह। 2004 का बैंक डकैती का एक मामला उनके खिलाफ खोला गया। 2004 22 साल पुराना एक मामला खोला गया और उसके बाद जो ही नामांकन करके वो निकले, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जितेंद्र पासवान जो हैं वो सीपीआई एमएल के नेता हैं और वो जो हैं भोरे से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको 2017 का एक मामला है, यानी कि 9 साल पुराना एक मामला खोला गया और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वही चुनाव का नामांकन भरने के तुरंत बाद। सीपीआई एमएल यानी महागठबंधन के एक और जो उम्मीदवार हैं सत्यदेव राम, जो अभी एमएलए हैं, पिछला चुनाव जीते थे और एमएलए हैं, उनको भी नामांकन के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। फर्जी मामलों में उनका कहना है कि उनको गिरफ्तार किया गया है। ऐसे ही ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार हैं कलामुद्दीन, उनको नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया और अभी तक यह कारण भी नहीं बताया गया है कि आखिर क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। आरजेडी के एक नेता हैं देवा गुप्ता, उनके घर छापामारी करके एक सुबोध यादव नाम के आरजेडी के कार्यकर्ता को पकड़ा गया। हालांकि इनके ऊपर जो आरोप है वो बहुत गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं राजन, जिनकी हत्या हुई थी और उस हत्या में इनका मामला है। तो ठीक है, नेता लोग इतने दूध के धुले नहीं होते हैं, तो अगर सुबोध यादव वाली गिरफ्तारी पे मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल दूसरा है, क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को किसी भी मामले में गिरफ्तार किया गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के सारे उम्मीदवार दूध के धुले हुए हैं? क्या जेडीयू, आरजेडी या फिर पासवान जी की पार्टी या मांझी जी की पार्टी, या आप ये कहिए कि एनडीए जो है, अमित शाह जी का जो गठबंधन है, उस गठबंधन के किसी आदमी को गिरफ्तार किया गया, किसी के खिलाफ पुराना केस खोला गया, किसी के कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया? इन सब का जवाब है नहीं साहब। उनको तो एकदम फ्री छोड़ा गया है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन विपक्ष के साथ यह खेल लगातार किया जा रहा है। और सबसे बड़ा खेल तो लालू यादव जी के साथ चल ही रहा है। जैसे जैसे बिहार चुनाव आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे लालू यादव जी के खिलाफ कार्रवाई की खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। सीबीआई कोर्ट में ट्रायल हुआ है और इस मामले में जिनको दोषी बनाया गया है उनमें तेजस्वी यादव भी हैं। तेजस्वी यादव, जब यह घटना हुई थी जिसमें उनको दोषी बनाया गया है, 10 या 12 साल के थे। अब 10 या 12 साल का लड़का कोई भ्रष्टाचार या घोटाला कैसे कर सकता है, ये तो आप भी दिमाग लगा के समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, आरजेडी के लीडर हैं, तो उनको भी इस मामले में फंसाया गया है। और आप देखिएगा जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, या तो गिरफ्तारी होगी या दूसरे तरह की खबरें प्लांट कराई जाएंगी, जिनका लालू यादव परिवार के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। और इन सब के बीच में सबसे बड़ा बम किसी ने फोड़ा है तो वो प्रशांत किशोर ने फोड़ा है। रीतलाल यादव जी को टिकट पार्टी ने दिया। रीतलाल यादव जी जब यहां से गए हैं टिकट लेकर, मैं आपको उसका चित्र जारी कर रहा हूं। ये रीतलाल मुटुर शाह का, ये मुटुर शाह हैं जो मनोज भारती जी के हाथ से यहां से सिंबल लेकर गए। और ये साहब सिंबल लेकर तो गए, लेकिन वहां पर निर्वाचन के ऑफिस तक नहीं पहुंच सके। ये कहां गए? पूरे दिन तक मीडिया में अफवाह चलता रहा और भाजपा वाले ये बताते रहे कि रीतलाल यादव ने, उनके गुंडों ने, राजद के गुंडों ने जन सुराज के उम्मीदवार को बंधक बना लिया है। तो अब मैं आपको वो चित्र दिखा रहा हूं कि ये साहब उस दिन मुटुर शाह जी कहाँ थे।
ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री, और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। प्रशांत किशोर का कहना है कि जन सुराज के 3 उम्मीदवार जबरदस्ती हटाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा, उनका कहना है, उन्होंने सीधे अमित शाह के ऊपर और केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाया कि मेरे उम्मीदवारों को डरा धमका के हटाया जा रहा है फील्ड से। ये उम्मीदवारों को आप देखेंगे तो दानापुर से अखिलेश कुमार हैं, जिनको मुटुर साव भी कहा जाता है, ब्रह्मपुर से डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी हैं, गोपालगंज से शशि शेखर सिन्हा हैं। इन लोगों ने पर्चा भरा और उसके बाद उम्मीदवारी वापस ले ली। और आरोप ये लगाया है, प्रशांत किशोर ने, पीके ने यह आरोप लगाया है कि इनको जबरदस्ती हटाया गया। बीजेपी जनसुराज के बढ़ते प्रभाव से डर गई है और इसलिए ईमानदार उम्मीदवारों को हटा रही है। दानापुर वाले मामले में उन्होंने सीधे सीधे अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिया। अमित शाह को तो आप जानते ही हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन आजकल शिक्षा वगैरह छोड़कर वो लगे हुए हैं बिहार चुनाव में। तो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरह ये चुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी लग गई है। और जब ये सब चल रहा है तो हिंदू मुसलमान कैसे नहीं होगा। गिरिराज सिंह ने कह दिया कि मुसलमान जो हैं वो नमक हराम है, जैसे कि उनके बाप का नमक खाते हैं, जैसे कि 5 किलो अनाज गिरिराज सिंह और मोदी जी और बाकी सारे लोग अपनी तनख्वाह में से दे रहे हैं, जैसे कि सड़कें जो बन रही हैं वो गिरिराज सिंह अपने पॉकेट से बनवा रहे हैं, जैसे मुसलमान टैक्स देते ही नहीं है। कल मैंने बहुत डिटेल में बात की थी इस पर, इसलिए आज विस्तार से बात नहीं करूंगा। एक नई नेता इस चुनाव में मिली हैं, मैथिली ठाकुर जी। अब मैथिली ठाकुर जी काफी युवा हैं, बच्ची सी लगती हैं और बहुत अच्छा गाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोक गायिका बहुत अच्छी हैं, गाती बहुत अच्छी हैं। उनके खिलाफ भी बहुत सारे दुष्प्रचार चल रहे हैं, जैसे एक वीडियो काट वाट के लगाया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि वो मीट बना रही हैं जबकि वो कटहल बना रही हैं। खैर वो सब कोई बड़ी बात नहीं है, मैथिल ब्राह्मणों के यहाँ नॉनवेज आराम से बनता है, ये सब बेकार की बात है। लेकिन आप देखिए, चुनाव में आती हैं और आते ही पहला मुद्दा उनका क्या होता है कि अलीनगर जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं उसका नाम सीतापुर कर देंगी। पहली बात तो यह कि 20-22 साल से आपकी सरकार है, अभी तक क्यों नहीं आपने नाम बदल दिया। और दूसरी बात, रेखता के मंच पर पिछले साल दमादम मस्त कलंदर गा रही थी, अली के लिए गाना गा रही थी, अलीदा पहला नंबर गा रही थी, तब अली के नाम से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब अपने क्षेत्र का नाम बदलने की ये जो बात है, अलीनगर से या अलीपुर से बदल के सीतानगर कर देने की, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कार्ड के अलावा और क्या हो सकता है। मैथिली ठाकुर नहीं जानती कि उनके इलाके की समस्या क्या है। मैथिली ठाकुर कभी अपने गांव नहीं जाती रही हैं। एक वीडियो आया था जिसमें लोग बता रहे थे कि कभी उनसे कहा गया कि आइए भाई अपने गांव में संगीत का एक प्रोग्राम दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए से कम में नहीं आऊंगी। ये लोग लाख रुपए देने को तैयार थे, लेकिन 5 लाख से कम लेकर वो अपने गांव में आने को तैयार नहीं थी। ऐसा एक वीडियो में लोगों ने आरोप लगाया। इतना तो अपने गांव से प्यार है। हम लोगों को अपने शहर में बुलाया जाता है तो बिल्कुल भाग के जाते हैं। मैं जब अपने शहर में जाता हूं, दसियों अलग अलग कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, बिना किसी उसके मैं जाता हूं, चाहे जमीन पर बिठा के लोग बात करें, चाहे 10 लोगों के बीच में बात करें। मुझे लगता है कि अपने शहर के लिए मेरा यह कर्तव्य है और सबको लगता है, हर आदमी को अपने शहर से प्यार होता है। लेकिन उनको अलीनगर याद आया तो चुनाव के लिए याद आया, अपना इलाका याद आया तो चुनाव के लिए याद आया, और अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि का नाम बदलना उनको सबसे बड़ा मुद्दा लगता है। सड़क की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, पानी की बात नहीं, बिजली की बात नहीं, इंडस्ट्री की बात नहीं। वैसे इंडस्ट्री के मामले में तो अमित शाह जी कह चुके हैं कि इंडस्ट्री जो है वो बिहार में नहीं बन सकती क्योंकि बिहार के पास जमीन नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब गरीब दलित पढ़ना लिखना शुरू करता है तो मैंने अपने कान से सुना है कि जो तथाकथित ऊंची जातियों के लोग होते हैं वो कहते हैं कि मजूर कैसे मिलेंगे।
अगर दलित का बच्चा पढ़ लेगा तो मजदूरी कौन करेगा? और आप जाइए यूपी बिहार में तो सबसे बड़ा रोना यही रोया जाता है कि मजदूर नहीं मिलते। कैसे मिलेंगे भाई मजदूर? जब आप उनको ढंग से पैसा नहीं दोगे, इज्जत नहीं दोगे, तो वो इससे अच्छा है जम्मू कश्मीर चले जाएंगे, वो पंजाब चले जाएंगे, हरियाणा चले जाएंगे मजदूरी करने। तो बिहार इस तरह से मजदूरों का सप्लायर बना दिया गया है। तो फैक्ट्री लगेगी गुजरात में, मजदूर जाएगा बिहार से, और बीच बीच में उसका अपमान लगातार किया जाएगा, उसके खिलाफ अभियान भी चलाया जाएगा। इंडस्ट्री बिहार में नहीं लग सकती, बिहार में जमीन नहीं है, बिहार में तो लोग आसमान में रहते हैं। इंडस्ट्री दुनिया भर में लग सकती है, लेकिन बिहार में इंडस्ट्री के लिए जमीन नहीं निकल सकती। ये अमित शाह खुद कह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार का मतलब इनके लिए लेबर सप्लायर से ज्यादा कुछ नहीं है। और अकेले मैथिली नहीं है, निशिकांत दुबे प्रसिद्ध आदमी हैं, आप जानते ही हैं उनके बारे में क्या कहा जाए। वो भी चुनाव में गए तो उन्होंने कहा आजमनगर का नाम हम बदल देंगे। नाम ही बदल सकते हैं। विनाश का नाम विकास रख दीजिए तो अपने आप बिहार विकसित राज्य हो जाएगा। बाढ़ का नाम जो है वो शांति रख दीजिए, तो जब बाढ़ आएगी बिहार में तो कह दीजिएगा वहां तो शांति है। और कत्ल का नाम रख दीजिए वहां पे मोहब्बत, तो जब हत्या किसी की हो जाए तो कहिएगा वहां तो मोहब्बत चल रही है। नाम बदलने का काम इन्होंने सीख लिया है, नाम बदलने में इनको बड़ा मजा आता है। लेकिन फिर इनसे सवाल है कि चलो नाम ही अगर बदलना था तो 20 साल से जो सरकार है, जो नीतीश कुमार के साथ लगे हुए हो, तब क्यों नहीं नाम बदलवा लिया? अब चुनाव के टाइम नाम बदलना कैसे याद आ रहा है? जैसे मोदी जी को चुनाव के टाइम रोजगार याद आता है, जैसे अमित शाह जी को विकास याद आता है, जैसे आदित्यनाथ को बिहार जाकर यूपी मॉडल याद आता है, वैसे ही इन लोगों को नाम बदलने का खेल याद आता है, जो हिंदू मुसलमान से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उधर गठबंधन का देखिए तो अभी भी बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं। हालांकि ज्यादातर सीट पर अब सिंगल उम्मीदवार हो गए हैं। आरजेडी, कांग्रेस सबने अपने कुछ कुछ उम्मीदवार पीछे खींचे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी फ्रेंडली फाइट का मामला बना हुआ है 5 सीटों पर कम से कम। यानी कम से कम 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर दोनों तरफ से उम्मीदवार हैं। यानी कम से कम 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर गठबंधन की 2 पार्टियों के आपस में उम्मीदवार हैं। इसमें एक सबसे बड़ी नौटंकी चल रही है कि हम मुख्यमंत्री नहीं घोषित करेंगे। अरे भाई, गठबंधन अगर जीतता है चुनाव तो तेजस्वी यादव के अलावा और कौन मुख्यमंत्री हो सकता है? सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, सबसे ज्यादा उम्मीदवार उसके लड़ रहे हैं। तो क्या जो मुख्यमंत्री होगा वो वीआईपी पार्टी से होगा? कमाल है। पता नहीं क्या दिक्कत है कि गठबंधन एक साथ बैठकर एक मंच से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर देता। इसमें क्या दिक्कत है भाई? बहुत सीधी सी बात है कि अगर गठबंधन जीतेगा तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि आरजेडी का ही मुख्यमंत्री बन सकता है और आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव। लेकिन पता नहीं अपनी हवा खराब करने में इन लोगों को क्या मजा आता है कि इस छोटे से मुद्दे पर 25 तरह के बयान आ रहे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह जो पूर्व अध्यक्ष थे वो कह रहे हैं तेजस्वी ही बनेंगे। डेमोक्रेसी में संख्या बल के आधार पर ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुना जाता है और वो संख्या आरजेडी के पास है, तो इस बात को हम लोग कितना दिन झुठला सकते हैं? तो आपके अलावे भी बाकी लोग कल के बाद कहेंगे तेजस्वी ही मुख्यमंत्री के चेहरे? कहना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बाकी कांग्रेस और बाकी पार्टियां जो हैं वो तेजस्वी का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक खबर आई है कि ये लोग मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए, छोटी छोटी चीजों में गलती तो की है गठबंधन ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में चुनाव लड़ता है, वहां सबसे बड़ी पार्टी है, वहां उसने आरजेडी को सीट दी थी और आरजेडी के जो इकलौते उम्मीदवार जीते उनको मंत्री भी बनाया। 6 सीटें जेएमएम मांग रहा था बिहार के अंदर, लेकिन उसको सीटें नहीं दी गई। देखिए, जो असमंजस और भ्रम की स्थिति पैदा हुई और उसके लिए जो दोषी हैं, हमारे कल माननीय मंत्री ने भी विस्तार पूर्वक समझाया, बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा और कहीं न कहीं कांग्रेस भी को भी दोषी हम मानते हैं कि हमें वहां पर उचित स्थान नहीं मिला। हमारी इच्छा नहीं थी कि हम गठबंधन तोड़ें। 6 सीट पर पार्टी मन बना चुकी थी, परंतु फिर इंडिया गठबंधन के तरफ से ये बातें आई थी कि नहीं, आपको एकोमोडेट किया जाएगा
इंतजार करें, लेकिन इंतजार की इंतहा हो गई। अंततः गठबंधन में कहीं जगह नहीं मिला, सिर्फ भ्रम पैदा किया गया कि हाँ बस इतनी सीटें हैं, आपको लड़ना है, अभी बताते हैं, तरह तरह की बातें। और समय भी समाप्त हो रहा था, तो पार्टी ने फैसला लिया कि हम चुनाव में न अपना कैंडिडेट उतारेंगे। ये दुख बिल्कुल ठीक है। आप एक हाथ से लेते हैं तो दूसरे हाथ से देते भी हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन मजबूत थे तो उन्होंने आपको सीट दी, आप सिर्फ एक सीट पे जीत पाए, उसको मिनिस्टर बनाया। अगर आप 6 सीट मांग रहा था जेएमएम, 3-4 सीट ही दे देते तो क्या बुरा था। आपने बिल्कुल कन्नी काट ली। अब कल को आप झारखंड में चुनाव लड़ने जाएंगे तो जेएमएम तो आपको छूट नहीं देने वाला है, तब दिक्कत होगी। देखिए, अगर सरकार बनानी है और गठबंधन चलाना है तो बड़ा दिल दिखाना होगा। बिहार में अगर तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता हैं विपक्ष के, अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, तो थोड़ा एकोमोडेट करना सीखना चाहिए था। जेएमएम को बिल्कुल 3-4 सीटें दे देनी चाहिए थी। उससे फायदा यह होता कि हेमंत सोरेन आते, सभाएं करते, और जिन इलाकों में आदिवासी हैं उन इलाकों में आपका फायदा होता। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब क्या होगा, अब जेएमएम की तरफ से कोई भी प्रचार करने नहीं आएगा। जेएमएम किसी का समर्थन नहीं कर रहा है इस चुनाव में, और इसका आपको नुकसान होगा। खास तौर पे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां तो आपको नुकसान होने ही वाला है। झारखंड बिहार का पार्ट हुआ करता था, झारखंड का अपना असर है बिहार में, लेकिन उसकी सीटें काट के, उसको सीटें ना देकर आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। इसके अलावा अब तक मैं नहीं समझ पा रहा कि राहुल गांधी जी बिहार क्यों नहीं पहुंचे, या कांग्रेस के बड़े नेता बिहार क्यों नहीं पहुंचे हैं। लिस्ट आ गई है, स्टार जो प्रचारक हैं उनको घोषित कर दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि दिवाली के बाद, अब दिवाली बीत गई है, तो एक आध दिन में कुछ हंगामा खेज चीजें दिखाई देंगी। अभी तो कुछ खास समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी का वीडियो आया पुरानी दिल्ली से, पुरानी दिल्ली के एक पुरानी दुकान जिससे उनका परिवार का संबंध है, वहां पर इमरती तलते हुए, लड्डू बनाते हुए नजर आए। ठीक है, अच्छी बात है, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन इस समय बड़ा मुद्दा बिहार चुनाव का था, और जिस तरह से गठबंधन बिहार चुनाव को थोड़ा लाइटली लेता हुआ दिख रहा है, वो चिंता की बात है। हालांकि अशोक गहलोत जाने वाले हैं बिहार, और चर्चा यह है कि वो तेजस्वी यादव से मिलेंगे और उसके बाद फ्रेंडली फाइट वाली समस्या खत्म हो सकती है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि राहुल गांधी को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, बिहार लगातार जा सकते थे। चुनाव के समय ये थोड़ा सा हल्के पड़ जाना, पहले 19 दिन विदेश में रहना, आने के बाद कई दिन हो गए अभी तक बिहार न जाना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को निराश करता है, क्योंकि बिहार में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो राहुल गांधी का इंतजार कर रहा है। किसी और के जाने से उसको कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, और यही टाइम है जिस समय जान लगा देने का है। अब तक जो गड़बड़ हुई वो हुई, लेकिन अगर इस समय भी किनारे करके बैठे रहा जाएगा, कोई रूठना मनाना हो तो भी चुनाव के बाद किया जा सकता है। चुनाव के बीच में रूठ कर तो अपना ही नुकसान होगा। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने फोन करके हेमंत सोरेन से अपने उम्मीदवार वापस लेने के लिए कहा, और भी बहुत कुछ किया, लेकिन फोन किया, ये सब किया, ये तो बड़े लोगों के बीच में है। सड़क पर, जमीन पर पत्रकारों से बोलते हुए आप क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनता तो यही देखती है। खैर, बहुत सारी चीजें बिहार में चल रही हैं। किसी भी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है ऐसा नहीं है, किसी भी गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी की जो हालत है, वो कल एक वीडियो आया, आप लोगों ने देखा होगा, कहीं प्रचार करने गए थे, किसी महिला को माला पहना रहे थे, मेरे ख्याल से प्रत्याशी रही होंगी। संजय झा ने जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ के हाथ में माला देने के लिए कहा, हाथ में माला दे दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद गले में माला पहना के बोले ये गजब का आदमी। अब संजय झा जो है उनको माना जाता है बीजेपी के बहुत करीब है, तो क्या नीतीश कुमार इस पूरे केस से संजय झा को यह बताना चाह रहे थे कि मैं तुम्हारी इतनी बात नहीं सुनूंगा, मेरा जो मन करेगा वो करूंगा, या फिर वो नीतीश जी की अपनी मस्ती मौज मस्ती थी, ये तो देखना होगा। लेकिन सब कुछ कहीं नहीं ठीक है, इसलिए बिहार चुनाव के नतीजों का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अभी तो मामला लगभग बराबरी का ही दिखाई दे रहा है। आप क्या कहते हैं? अगर आप बिहार से हैं तो आपकी सीट पर क्या हाल है, आपके अगल बगल क्या हाल है, बिहार चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, सब हमें कमेंट में बताइएगा। इससे हमें जमीन की जानकारी पाने में मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।